शराब के नशे में धुत एक बेहद खूबसूरत लड़की का सामना होता है आर्मी ऑफिसर से। वो उससे बातचीत करना शुरू करती है। बातचीत के दौरान वो आर्मी ऑफिसर से कहती है कि मैं तुमसे फिजिकल होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। जैसे ही वो ये बात कहती है, कहते कहते अचानक वो लड़की अपने शरीर के एक एक कपड़े को उतारना शुरू कर देती है। हालांकि वहां दूर दूर तक ना तो कोई घर होता है, ना तो कोई इंसान, ना ही शहर होता है, ना ही गांव। यानी कि ना तो कोई वहां आता था, ना कोई जाता था। उनके मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो सकता था। लेकिन आर्मी के ऑफिसर ने साफ तौर पे मना कर देता है, इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये सब गलत है, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी उन दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी। वहां पर एक मर्डर होता है और मर्डर होने के बाद लाश को छिपा दिया जाता है और वहां से एक व्यक्ति भाग जाता है, ये सोचकर कि कभी इस घटनाक्रम का शायद जिंदगी में खुलासा भी नहीं होगा। लेकिन जब इस हत्या की गूंज देहरादून के पुलिस तक पहुंचती है तो देहरादून की पुलिस इतनी खूबसूरती के साथ इस घटनाक्रम का खुलासा करती है कि देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में उस टीम की सराहना होती है, तारीफ होती है, क्योंकि ये एक अंधा कत्ल था। इस अंधे कत्ल का खुलासा होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस लड़की का कत्ल हुआ था उस लड़की की कोई अपनी पहचान नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन। स्वागत है आप सभी का डेली खबरें विथ विपिन चैनल पे। दोस्तों आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तराखंड प्रदेश का एक शहर पड़ता है देहरादून। दरअसल ये कहानी शुरू होती है पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी से। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2020 की। एक आर्मी में ऑफिसर होते हैं जिनका नाम होता है राकेंदु उपाध्याय और पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट कर्नल। वो अपने घर से, परिवार से सैकड़ों मील दूर होते हैं और अपने वक्त को बिताने के लिए घर से अक्सर निकल जाया करते थे एक क्लब में और एकांत में बैठकर शराब पिया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो सिलीगुड़ी के जीजी सिटी सेंटर में क्लब है, वहां जाते हैं और आराम से बैठकर शराब पी रहे होते हैं। और शराब पीते पीते अचानक ही वहां एक लड़की आती है और उनका पैक बनाने लगती है। वो लड़की की तरफ देखते हैं। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है, उनसे 10 से 12 साल छोटी होती है। वो उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। लड़की कहती है कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। आर्मी ऑफिसर नशे में होता है, लेकिन नशे में होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि ठीक है, आपको जो भी मदद करनी है आप कीजिए। अब वो लड़की पैक बनाना शुरू कर देती है और आर्मी का ऑफिसर पैक लेना शुरू कर देता है, यानी कि पीना शुरू कर देता है। वक्त बीतता जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। 15 से 20 दिन के बाद आर्मी का ऑफिसर उसी क्लब में आता है और उस क्लब में आकर उसी चेयर पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उनकी आंखें इधर उधर देख रही थी। वो उस लड़की की तलाश कर रहे थे कि आखिर वो लड़की है कहाँ। जैसे वो ढूंढ रहे थे, अचानक पीछे से वो लड़की आती है और कहती है कि शायद लगता है कि आप मुझे ही ढूंढ रहे थे। आर्मी का ऑफिसर कहता है कि तुम्हें कैसे पता। वो लड़की कहती है मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे ही ढूंढ रहे थे। आर्मी के ऑफिसर कहते हैं जी हाँ। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लड़की जो होती है वो आर्मी के ऑफिसर से पूछती है कि सर आपका नाम क्या है। आर्मी का ऑफिसर बताता है, कहता है कि मेरा नाम राकेंदु उपाध्याय है और मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। जैसे ही लड़की ये बात सुनती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है, सोचने लगती है। कहती है कि सर आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं और मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, ये उचित नहीं है। आर्मी के ऑफिसर कहते हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, इंसान का कर्म अच्छा होना चाहिए, उसकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए। यहीं से ही उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। उन लोगों की काफ़ी दोस्ती हो जाती है। जनवरी में पहली मुलाकात होती है, फरवरी में दूसरी मुलाकात होती है। इसके बाद लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन में पूरी दुनिया, पूरा प्रांत, पूरा भारत के हर एक इंसान फ्री जाते हैं, सभी लोग रुक जाते हैं, पूरी दुनिया रुक जाती है। और
उसी में वो जिस बार में वो डांसर थी वो बार भी बंद हो जाता है। आर्मी के ऑफिसर उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगी। वो कहती है कि मैं जिस बार में डांस करती थी वहाँ डांस करने पे, वहाँ काम करने पे मुझे कुछ पैसे मिल जाया करते थे, इस तरह से मेरा जीवन चल जाया करता था। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। इस बीच में इन दोनों में काफ़ी दोस्ती भी हो जाती है और दोस्ती इतना अधिक बढ़ जाती है कि धीरे धीरे वो प्यार में तब्दील हो जाती है। आर्मी के ऑफिसर को जब भी मौका मिला करता था वो उसे अपने पास बुला लिया करते थे और उसके साथ फिजिकल हो जाया करते थे। जिंदगी दोनों की आराम से कट रही थी, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत पल होता है उस आर्मी के ऑफिसर के लिए भी और उस लड़की के लिए भी। क्योंकि आर्मी के ऑफिसर का जो परिवार होता है, उसकी जो बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, उनसे वो मिलो दूर रहते हैं और वक्त बिताने के लिए एक दोस्त की जरूरत थी। और दोस्त के रूप में ये लड़की मिल जाती है जिसका नाम श्रेया शर्मा होता है, जो कि नेपाल की रहने वाली होती है। वक्त तेजी से आगे चल रहा था, कैसे 2 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एक दिन लेफ्टिनेंट कर्नल के मोबाइल पे मैसेज आता है कि कर्नल साहब, आपका ट्रांसफर हो गया है सिलीगुड़ी से देहरादून। वो जैसे ही इस बात को उस लड़की को बताते हैं कि मेरा अब ट्रांसफर हो गया है, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, तो लड़की जाने वाली बात को सुन के कहती है कि अब फिर कैसे मुलाकात होगी, कैसे हम लोग मिल पाएंगे, देहरादून तो यहाँ से काफी दूर है। लेफ्टिनेंट कर्नल कहते हैं उस लड़की से कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिलीगुड़ी से कहीं ज्यादा खूबसूरत और अच्छा और सुंदर देहरादून है, तुम देहरादून आ जाओ, मैं तुमको देहरादून घुमाऊंगा, साथ साथ हम लोग रहेंगे, साथ साथ खाएंगे पिएंगे और मस्ती करेंगे। जैसे आर्मी का ऑफिसर कहता है, आर्मी के ऑफिसर के पहुंचने के बाद ठीक वैसे ही वो लड़की भी देहरादून पहुंच जाती है। आर्मी के ऑफिसर उसको एक होटल में रहने के लिए कमरा लेते हैं, वो होटल में रहती है। आर्मी के ऑफिसर को जब भी मौका मिलता था तो उस होटल में उसके साथ समय बिताते थे और जब भी मौका मिलता था तो अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं उनका परिवार यानी कि उनकी बीवी, उनके जो बच्चे, वहाँ पे पंडित वाड़ी जगह होता है, वहीं पे वो रहते थे। और इस बात की जानकारी उस लड़की को भी थी कि इनकी शादी हो चुकी है, इनके एक बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी उस लड़की को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वो लड़की कुछ वक्त के बाद वापस सिलीगुड़ी चल जाती है। फिर अचानक आर्मी के ऑफिसर को उसकी याद आती है। वो श्रेया शर्मा को फोन करके कहते हैं कि तुम देहरादून आ जाओ। वो श्रेया शर्मा यानी कि जो लड़की होती है, नेपाली लड़की, वो वापस देहरादून आ जाती है। उसके साथ आर्मी के ऑफिसर वक्त बिताते हैं, उसके साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं, साथ साथ खरीदारी भी करते हैं और साथ साथ सोते भी हैं। धीरे धीरे आर्मी ऑफिसर की जो वाइफ होती है उनको अपने पति की यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल की रूटीन पता चल जाती है कि वो कब घर जाते हैं, आते हैं, कब वो अपने ऑफिस जाते हैं, कब कहाँ जाते हैं। धीरे धीरे लेफ्टिनेंट कर्नल के वाइफ को शक होता है, वो अपने पति की रेकी करना शुरू करती है। जैसी रेकी करती है तो अचानक एक दिन होटल के कमरे में पति को और उस लड़की के साथ देख लेती है और रंगे हाथ पकड़ लेती है। उस दौरान उन दोनों में काफी बहस होता है, झगड़ा होता है। उस दौरान तो किस तरह से आर्मी ऑफिसर समझा बुझाकर दोनों को शांत कराता है, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल उस लड़की के रहने के लिए एक फ्लैट खरीदते हैं। ये बात जैसे ही उसकी पत्नी को पता चलता है, पत्नी काफी नाराज होती है। वो सोचती है कि मुझे छोड़कर एक लड़की के साथ ये रह रहे हैं, सो रहे हैं और घूम रहे हैं। वो काफी इससे नाराज होती है, खफा रहती है। धीरे धीरे बात बिगड़ती ही जाती है। आर्मी का ऑफिसर सोचता है कि इन सब से मैं कैसे निकलूं, लेकिन उस दिन के बाद से आर्मी का ऑफिसर सब कुछ पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पटरी पर लाने के बजाय सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन आर्मी का ऑफिसर सोचता है कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, इस मुसीबत से कैसे पीछे छुड़ाऊं, कैसे बाहर निकलूं। फिर वो एक दिन निश्चित करता है। 9 सितंबर 2023 को राजपुर रोड पर एक क्लब होता है, वहां अपने प्रेमिका को लेकर जाता है और जाने के बाद दोनों शराब पीते हैं। अपने कम पीता है और प्रेमिका को ज्यादा पिलाता है। इसके बाद वो एक गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद वहां से वो सीधा थानो रोड से जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहां जाकर गाड़ी रोकते हैं। जैसे गाड़ी रुकती है, लड़की
आर्मी ऑफिसर से बातचीत कर रही होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ। आर्मी का ऑफिसर कहता है कि ये सब गलत है। वो धीरे धीरे बातचीत के दौरान अपने सारे कपड़े उतारना शुरू कर देती है। जैसे ही वो कपड़े उतारती है, हालांकि वहां दूर दूर तक न कोई घर था, न कोई गांव था, न कोई व्यक्ति था, ना तो शहर था। वहां न कोई आता था और ना ही वहां से कोई जाता था। उनके मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो सकता था, लेकिन आर्मी के ऑफिसर ने सीधे इनकार कर दिया। वो कहता है कि ये सब गलत है, ये सब नहीं हो सकता, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आर्मी का ऑफिसर उसका कपड़ा उठाकर उसको वापस पहना देता है और लड़की काफी नशे में होती है। इसके बाद आर्मी का ऑफिसर अपने गाड़ी के पीछे जाता है, गाड़ी की डिग्गी खोल के उसमें से एक हथौड़ा निकालता है और उस हथौड़े से उस लड़की के ऊपर तब तक वार करता है जब तक कि उस लड़की की वहीं पे मौत नहीं हो जाती है। मौत होने के बाद फिनाइल से उस लड़की के चेहरे को खराब करता है और इसके बाद उसको वहीं जंगल में फेंक देता है। लाश जो होती है वो रायपुर थाना क्षेत्र का सिलवाड़गढ़ जगह है, उसी सड़क के किनारे वो फेंक देता है और चुपचाप अपने घर पर जाके आराम से सो जाता है। उसे लगता है कि शायद इस घटनाक्रम का कभी जिंदगी में खुलासा नहीं हो पाएगा। लेकिन उस गांव का प्रधान पुलिस को फोन करता है 10 सितंबर 2023 को और कहता है कि यहाँ सड़क किनारे एक लाश पड़ी हुई है। ये बात सुनकर वहाँ की पुलिस फौरन वहाँ पे पहुँच जाती है। साथ ही उस जिले के तमाम बड़े अधिकारी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लड़की के जो कपड़े होते हैं, कपड़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ये अमीर घराने की लड़की है, काफ़ी बड़े घर की लड़की है। फिर उस लाश को पहचानने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस लाश की पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस की कुल 4 टीमें बनाई जाती हैं। पहले टीम जो होती है उसका काम होता है कि आसपास के इलाकों में पूछताछ करेगी, कौन आया और कौन गया। जो दूसरी टीम होती है उस रास्ते के सभी सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल करेगी कि उस रास्ते पे कितनी गाड़ियां आई, कितनी गाड़ियां वहां से गुजरी। साथ ही जो तीसरी टीम होती है वो लड़की का एक सूट पहनी होती है। वो सूट जो होता है जूडियो ब्रांड का था। वो कपड़ा कहाँ से खरीदी है और किस दुकान से ली है उसकी जांच करेगी। इसके अलावा जो चौथी टीम थी, चौथी टीम मृतका की शिनाख्त करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस मृतका के फोटो को और उसके बारे में सर्च करना शुरू करती है। चारों टीम अपना अपना अपने अपने हिसाब से काम कर रही थी। लेकिन जो पहली टीम होती है जिसका काम होता है कि आसपास के इलाकों में आसपास के लोगों से पूछताछ करना, वो पूछताछ करती है तो पता चलता है कि पिछले रात 10 बजे तक यहाँ कोई लाश नहीं थी, क्योंकि एक आदमी वहां से गुजरा था रात के करीब 10 बजे के आसपास। वो बोलता है कि जब मैं यहाँ से गुजरा था तो कोई लाश वगैरह नहीं थी। तो इससे ये क्लियर होता है कि उस टाइम ये मर्डर नहीं हुआ था। इसके बाद जो दूसरी टीम होती है जो सीसीटीवी कैमरा की पड़ताल करती है, वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इस रास्ते से, यानी कि महाराणा प्रताप चौक से लेकर थानो रोड तक, मतलब जो सीसीटीवी कैमरे रास्ते में लगे होते हैं उनकी पड़ताल होती है तो पता चलता है कि इस रास्ते से कुल लगभग 240 गाड़ियां गुजरी हैं, जिनमें से 18 गाड़ियां इस रोड की तरफ गई हैं। उन 18 गाड़ियों में से एक गाड़ी ऐसी पाई जाती है UK 07DS 5881, जो किया गाड़ी होती है। और उस नंबर प्लेट से जब पता चलता है तो उस गाड़ी के मालिक का नाम निकलता है राकेंदु उपाध्याय, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। उस नंबर प्लेट से उस लेफ्टिनेंट कर्नल का मोबाइल नंबर सर्च किया जाता है, मोबाइल नंबर मिलता है। उस मोबाइल नंबर से पता चलता है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस दौरान उस लेफ्टिनेंट कर्नल का मोबाइल स्विच ऑफ था। जब पुलिस पता करती है कि राकेंदु उपाध्याय कहाँ के रहने वाले हैं तो पता चलता है कि राकेंदु उपाध्याय पंडित देहरादून में एक पंडित वाली जगह है, वहाँ अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन ये जो मूल निवासी होते हैं उत्तर प्रदेश में एक गाजीपुर जिला होता है, वहाँ का रौजा इलाका होता है। रौजा इलाके के चंद्रशेखर नगर कॉलोनी में वो अपने मौसी के यहाँ रहते थे और उनका पता चलता है कि साल 2010 में ये आर्मी में ऑफिसर बने थे। अलग अलग जगहों पे इनकी पोस्टिंग थी, जिसके बाद ये सिलीगुड़ी इनका ट्रांसफर हुआ था और यहाँ पे ये ड्यूटी किया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद पूरी कहानी पूछती है। दरअसल पुलिस को इस लेफ्टिनेंट कर्नल पे सटीक शक होता है तब जब जो लड़की सूट पहनी होती है उस सूट के आधार पे ही
शक होता है। दरअसल वो शूट होता है वो देहरादून में एक जगह होती है, जाखन और किशन नाम के 2 शोरूम होते हैं, वहीं ये सूट मिलते थे। तो पता चलता है कि कुल 8 सूट बेचे गए हैं। उन 8 सूटों में से एक सूट इस लड़की ने भी खरीदे हैं। वहीं से पुलिस को इस लड़की की फोटोग्राफ्स मिलते हैं, साथ ही उस लेफ्टिनेंट कर्नल के भी फोटोग्राफ्स मिलते हैं। जब लेफ्टिनेंट कर्नल से पूरी कहानी पूछी जाती है तो बताते हैं कि मैं सिलीगुड़ी में रह रहा था, अपने परिवार से काफ़ी दूर रह रहा था। अपने वक्त को बिताने के लिए मैं अक्सर क्लब में जाया करता था और एकांत में बैठ के शराब पिया करता था। वो बताते हैं कि ऐसे अचानक मैं एक दिन बैठ के शराब पी रहा था तो एक लड़की आती है, वो बेहद खूबसूरत होती है, मुझसे उम्र में 10 से 12 साल छोटी होती है और मेरा पैक बनाने लगती है। और पैक बनाते बनाते उससे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे हमारे बातचीत का सिलसिला दोस्ती में तब्दील हो जाता है, दोस्ती के बाद प्यार में हो जाता है। और वो बताते हैं कि हम दोनों एक साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। जब उनका ट्रांसफ़र देहरादून होता है तो देहरादून भी आती है, लेकिन हम दोनों को होटल में मेरी जो बीवी होती है वो एक साथ देख लेती है। उस दौरान काफ़ी उससे बहस होता है, तकझक होता है और जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये मैं कहाँ फँस गया, आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। मैं ऐसे एक संबंध को जन्म दे रहा हूँ जिसे नहीं देना चाहिए था। इसके बाद मैं एक समय निश्चित करता हूँ और अकेले जंगल में उसको लेकर जाता हूँ और वहीं उसका कत्ल कर देता हूँ। वो कहते हैं कि सोच तो मैं ये रहा था कि शायद इस घटनाक्रम का खुलासा कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम को चाहे कितनी भी साथी तरीके से क्यों न कर ली जाए, वो कभी छिपता नहीं है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज के लिए बस इतना इतना ही। मिलते हैं अगले एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।